डियर स्टूडेंट, बीए पार्ट थर्ड में नेक्स्ट लेसन आपका है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान। इसी के बारे में आज विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। इसी में उदारवादी व उग्रवादी आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सारी चीजें आपके इसी लेसन में। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान लेसन प्रारंभ करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद से तात्पर्य है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य या विभिन्न समुदायों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक एकता की भावना ही राष्ट्रवाद है। यानी कुल मिला के ये है कि राष्ट्रवाद से तात्पर्य कि भारतीयों में आपसी एकता बनी रहना, हर क्षेत्र की, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, यानी यही एकता ही भारतीय राष्ट्रवाद कहलाती है। और इसी राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही भारत में पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था मानी जाती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसके निर्माण में किसका योगदान है? इसी राष्ट्रवाद की भावना या भारतीयों की एकता के कारण ही उसका निर्माण हो। तो क्लियर हो जाना चाहिए आपके राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद भारतीयों के मध्य आपस में एकता स्थापित हो विभिन्न क्षेत्रों की। तो राष्ट्रवाद के उत्थान के कारण, अब राष्ट्रवाद का उत्थान ऐसा तो नहीं कि भाई अचानक से ही हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने काफी समय से हमारे ऊपर राज किया। 1757 से लेकर 1947 यानी देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले तक, तो इतने सालों तक राज किया है। तो धीरे धीरे ही अंग्रेजों के प्रति जो भारतीयों के मन में जो ज्वाला थी वो पनप तो रही थी, और समय समय पर बाहर निकलती भी रही, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन भी हुए। तो ये जो राष्ट्रवाद का जो उत्थान हुआ, ये किसी अल्प समय का परिणाम नहीं है, ये दीर्घ समय का ही परिणाम। लेकिन तो इसके जो कारण क्या थे, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, भारत का राजनीतिक एकीकरण। अब देखिए, एकता, अगर बात आ गई एकता की, एकीकरण की, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। पहले आपको पता है कि 1707 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब अंतिम योग्य शासक था, मारा गया। उसके पश्चात सारे शासक अयोग्य थे, और औरंगजेब तक भारत राजनीतिक रूप से एक था, यानी मालिक जिंदा था औरंगजेब, वो पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था, हर जगह उसी के आदेश चलते थे। लेकिन उसके पश्चात अयोग्य शासक हुए मुगल, फिर अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा। यानी कहा जाता है कि 1707 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक मुगल शासकों की अयोग्यता के कारण भारत की जो राजनीतिक एकता थी, यानी एक मालिक जो था, वो प्रक्रिया समाप्त हो चुकी। जगह जगह स्वतंत्र होने लगे, अपने मन के हिसाब से प्रशासनिक कार्य करने लगे, क्योंकि एक मुखिया नहीं रहा। अतः कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक जो एकता थी वो समाप्त हो गई। उसके पश्चात जब कंपनी का शासन स्थापित हुआ, तो उसने पुनः भारत को राजनीतिक एकता में बांधा। यानी क्या हुआ, अब खुद मालिक बन गए, तो पूरे भारत में जैसा भी निर्देश करना है, देना है, जैसे भी प्रशासनिक प्रक्रिया चलानी है, अब डिसाइड करने वाले कौन थे? अंग्रेज, वो योग्य थे। तो कहा जाता है कि 1757 के पश्चात अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान देना शुरू कर दिया, पूरे देश में समान प्रशासनिक प्रक्रिया लागू की। तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपने उद्देश्य के लिए जो भारत का एकीकरण किया था, उसी एकीकरण के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान, लोगों में एकता की भावना जागृत हुई। सेकेंड, धर्म सुधारकों का योग। अब देखिए, अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित किया, शासन
आप ईसाई थे, ईसाई धर्म थोपने लगे, मजबूरी में धन का लालच देकर, दबाव डालकर किसी न किसी तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर बाध्य करते। तो उस समय क्या हुआ, जब कई लोग ईसाई धर्म ग्रहण करने लग गए, अंग्रेजों की तरह पाश्चात्य रहन सहन अपनाने लगे, तो कुछ धर्म सुधारक थे जैसे राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद जी है, इन्होंने क्या किया, भारतीयों में जागृति उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। अपने भारतीय धर्म व भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया, वेदों की महत्ता पर बल दिया। इसके अलावा अंग्रेजों की जो तरह रहन सहन खान पान उनकी आलोचना की। तो कहा जाता है कि इनके योगदान के कारण बहुत से व्यक्ति पुनः भारतीय धर्म और संस्कृति की ओर लौटने लगे, और यूं कह सकते हैं कि धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना होने लगी, क्योंकि ईसाई धर्म को अपनाने के कारण ऐसा लगने लगा कि अब भारतीय धर्म और संस्कृति विलुप्त होने वाली है। लेकिन धर्म सुधारकों के कारण क्या हुआ, पुनः भारतीयों को यह एहसास हुआ कि भारतीय धर्म और संस्कृति व रहन सहन ही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार धर्म सुधारकों के योगदान के कारण भी राष्ट्रवाद का उत्थान। दोनों रिपीट कर रहा हूं। राजनीतिक एकीकरण उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, जैसे अगर अपना परिवार है, परिवार में मुखिया मजबूत है, वो जैसा चाहेगा वैसा परिवार को मानना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत है, सक्षम। अगर मुखिया ही कमजोर होता है तो क्या होगा, परिवार के हर सदस्य अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, परिवार का विखंडन होना निश्चित। वही हुआ औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल शासक अयोग्य, जो छोटे छोटे राज्य थे वो अलग कार्य करने लगे, अपने मन से कार्य करने लगे, प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाने लगे, और अंग्रेजों के काल में राजनीतिक एकता पुनः स्थापित हुई, अतः राष्ट्रवाद का उद्धार हुआ। धर्म सुधारकों ने योगदान दिया, धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित किया, अतः राष्ट्रवाद का उत्थान। तीसरा, पाश्चात्य शिक्षा का विकास, यानी अंग्रेजों ने भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर, और अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का यह उद्देश्य था कि ब्रिटिश वर्ग के प्रति, यानी अंग्रेजों के प्रति एक स्वामी भक्त वर्ग का उदय होगा, क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा जानने लग गए वो क्या करने लगे, भारतीयों से घृणा करने लगे। तो अंग्रेजों की यही धारणा थी कि अंग्रेजी सिखाओ ताकि अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति की भावना रखेंगे। इसी उद्देश्य से अंग्रेजी भाषा लागू करने वाला था लॉर्ड मैकाले। तो कहा जाता है कि इस नीति के कारण अंग्रेजी भाषा लागू की गई, लेकिन इसका उल्टा परिणाम यह निकला कि ज्यादा से जब बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा ग्रहण की, लेकिन अब वो क्या करने लगे, अंग्रेजी साहित्य पढ़ने लगे, जैसे रूसो है, वाल्टेर है, डिड्रो है आदि के ग्रंथ पढ़ने लगे, और उनमें भारतीयों को ये पता चला कि किस प्रकार स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज होती है और हम तो गुलाम हैं। और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो क्रांतियां हुई थी उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। किन से? अंग्रेजी भाषा के ग्रंथों से, और पहले अंग्रेजी भाषा जानते नहीं थे तो पढ़ नहीं सकते थे। तो इस प्रकार अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण भारतीयों में कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद का उत्थान, क्योंकि अब अन्य विदेशियों से बात करने के लिए एक संपर्क भाषा उन्हें मिल चुकी थी, पहले अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। इसके अलावा ग्रंथ अब पढ़ने में सक्षम हो गए। तो कहा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा के कारण भी राष्ट्रवाद का उत्थान। चौथा है रंग भेद की नीति, यानी अंग्रेजों ने हमेशा भारतीयों का शोषण किया था, यहां तक कि 1857 की क्रांति के पश्चात यह भी कह दिया था कि भारतीयों को नौकरियों के समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। और कहा जाता है कि इंडियन सिविल सर्विस, जिसे कहा जाता है ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पहले भारतीय थे जिसने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। लेकिन क्या हुआ, जरा सी गलती के कारण ने बाहर कर दिया, यानी पहली बार तो कोई भारतीय सर्वोच्च पद पर पहुंचा और उसे नौकरी से हटा दिया गया। कितना बड़ा अपमान है इसका, नहीं पूरे भारत देश का। तो ये कौन सी नीति थी? रंग भेद की नीति,
यानी अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि कुल मिला के भारतीयों को बराबरी का हक दे, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्ति दे, ऐसा उनके मन में था ही नहीं। और पहले भी बताया था मैंने, होटलों के बाहर लिखा हुआ होता था कि भारतीयों व कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, यानी ऐसी नीतियां थी अंग्रेजों की। तो इन नीतियों के कारण भी राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। अब क्या हुआ, बहुत सी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण हुआ, किसके कारण, अंग्रेजों की नीतियों के कारण। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उन्होंने 1851 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का निर्माण कर दिया, जो क्या थी, भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाली संस्था थी। इस प्रकार 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो की थी 1876 में इंडियन एसोसिएशन। इसके अलावा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा, जिसका निर्माण गोविंद राणा ने भी किया था। कुल मिला के कह सकते हैं कि इस प्रकार की विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होने लगा और उनका कार्य क्या था, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना, अंग्रेजी शासन के खिलाफ दुष्प्रचार करना, अंग्रेजों की जो नीतियां है वास्तविक रूप से उससे भारतीयों को अवगत कराना। तो इनके योगदान के कारण भी भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इसके अलावा समाचार पत्रों का योगदान, समाचार पत्र जैसे बंगाल गजट 1870 ईस्वी में पहला, भारत का पहला अखबार माना जाता है जिसका संपादन जेम्स ऑगस्टस ने किया था, जो कि एक अंग्रेज था। इसके अलावा मिरातुल संवाद कौमुदी, यानी कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो समाचार पत्रों का संपादन होने लगा। तो जिस प्रकार अभी हम घर बैठे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें पढ़ सकते, कहाँ क्या घटित हो रहा है, तो उस समय भी समाचार पत्रों के जैसे ही संपादन होने लगा, प्रकाशन होने लगा, तो क्या हुआ, भारतीयों को अंग्रेजों की नीतियों के बारे में, भारतीयों के साथ कहाँ क्या घटना घटित हो रही है, सारी जानकारियां प्राप्त होने लगी। और अंग्रेजों के विरुद्ध अब कार्य क्या करना है वो भी जानकारियां प्राप्त होने लगी। तो कहा जाता है कि समाचार पत्रों के कारण भी राष्ट्रवाद का उत्थान। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक शोषण। और इसमें तो ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों का तो शुरू से ही एकमात्र उद्देश्य रहा है कि भारतीयों का ज्यादा से ज्यादा शोषण करना, जितना हो सके उतना धन दौलत यहाँ से अपने देश ले जाना है, उसे भारत में खर्च नहीं करना है, कुछ भी भारत में सुविधाएं नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शोषण करना है। अब लगातार आर्थिक शोषण होगा तो अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ न कुछ नीतियां तो मन में उत्पन्न होनी है। और कहा जाता है कि इन आर्थिक शोषण के कारण भी भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान। इसके अलावा लॉर्ड लिंटन की नीतियां, यानी कहा जाता है कि भारत का एक गवर्नर जनरल था, वायसराय था, इसने क्या किया, अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसी नीतियां उत्पन्न की जिसके कारण भारतीयों में जबरदस्त असंतोष उत्पन्न होने लगा
और उसी का ही परिणाम था कि भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। एक तो क्या हुआ, इसने शॉर्ट रूप में लिखा हूं मैं, इंडियन सिविल सर्विस। में प्रवेश की आयु घटा दी, यानी पहले 21 थी और अभी क्या कर दी 19। यानी पहले क्या कंडीशन थी कि भाई जैसे अभी RS IS जैसे जो उच्च पद है, उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती थी ICS, जिसमें पहले क्या था, 21 वर्ष तक का व्यक्ति प्रवेश प्रक्रिया या एग्जाम दे सकता है और वो पात्र माना जाता था। तो इससे क्या हुआ, भारतीयों को भी अवसर मिलने लगा। तो क्या हुआ, अब इसने क्या किया, भारतीयों को तो अवसर मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस नीति के कारण मिल रहा है। तो इसने क्या किया, अपने शासन काल के दौरान इसने क्या किया, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, यानी अब भारतीयों के अवसर समाप्त। तो पहली तो नीति ये थी जिसके कारण भारतीयों में संतोष उत्पन्न हुआ। इसके अलावा इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। कब, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाकर। कब बनाया, 1878 ईस्वी में, क्योंकि इसने देखा कि यार समाचार पत्रों के माध्यम से लोग अपनी भावनाएं जागृत करते हैं, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है, तो क्या करें, क्यों नहीं अंग्रेजों के विरुद्ध जो संपादन हो रहा है इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो इसने क्या किया, 1878 ईस्वी में ही एक नया कानून बनाया जिसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके आधार पर इसने क्या किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा, यानी अखबार बिना सरकार की अनुमति के संपादन या प्रकाशन नहीं हो सकता। इसके अलावा तीसरा, शस्त्र अधिनियम। यानी पहले क्या होता था कि भारतीय भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकते थे, लेकिन अब इसने क्या किया, शस्त्र अधिनियम, क्योंकि बहुत से भारतीय अंग्रेजों को मारने लगे उनकी गलत नीतियों के कारण। तो इसने क्या किया, अंग्रेजों की जान बचानी है, लेकिन भारतीयों के पास हथियार रहेंगे तो कब भी मार सकते हैं। तो इसने एक नया अधिनियम लागू कर दिया कि भाई अब भारतीय हथियार नहीं रख सकते, और बहुत बड़ी प्रक्रिया के तहत वो रख सकते थे, जो कि पॉसिबल करना भारतीयों के लिए मुश्किल था। तो एक ये लागू कर दिया, यानी इससे भी प्रतिक्रिया, इससे भी भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ। इसके अलावा दिल्ली दरबार का आयोजन, फिर इसके अपने शासनकाल के दौरान क्या किया, 1877 ईस्वी में ही जब दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ था, लाखों लोग भूख से मारे जा चुके थे और कई प्राण तोड़ रहे थे, लेकिन उस समय इसने भारतीयों की परवाह नहीं की, उन्हें अन्न या खाने को कुछ उपलब्ध कराए नहीं। फिर भी इसने उस अकाल के दौरान भी दिल्ली में 1877 ईस्वी में भव्य दरबार का आयोजन किया, और जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो इससे भी इसकी आलोचना हुई, जहां भूखे मर रहे हैं उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ भव्यता के लिए ही लाखों रुपए खर्च किए जाए। तो इन नीतियों के कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद का उत्थान। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद से तात्पर्य है कि लिंटन के पश्चात क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बन गया है, और यह एक भारतीयों के लिए शुभचिंतक था, उदारवादी सोच वाला था,
और ये चाहता था कि यार भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ तो कुछ भारतीयों को बेनिफिट दिया जाए, हर जगह भारतीयों का शोषण हो रहा है। तो इसने क्या किया, इसने जो देखा कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार नहीं था कि वो अंग्रेज आरोपियों की पैरवी कर सके, सुनवाई कर सके। तो इसने क्या किया, इसने एक नया कानून बनाया और जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को भी यह अधिकार दे दिया कि अब आप भी अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी कर सकते हैं, उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, सजा दिला सकते हैं। लेकिन इस अध्यादेश की अंग्रेजों ने भरपूर मन से आलोचना की कि यार कैसे कि भारतीय न्यायाधीश को इतना बड़ा अधिकार कैसे दे दे हम कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जगह जगह आलोचना हुई और इस कानून को पुनः वापस लेना पड़ा। और इसे इल्बर्ट बिल इसलिए कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल के दौरान इल्बर्ट की अध्यक्षता में ही यह बिल बनाया था, यह कानून बनाया था। और इस कानून के तहत भारतीय न्यायाधीशों को भी अधिकार दे दिया कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब आलोचना हुई तो आलोचना के पश्चात रिपन को यह वापस लेना पड़ा। तो इससे भी भारतीयों के मन में असंतोष उत्पन्न हुआ और भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। और इसी का ही परिणाम था कि 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो विद्यार्थियों, आज के लेसन के लिए पर्याप्त है। थैंक यू।